गुजरात से शुरुआत हुई, मुंबई में आए, एक छोटा स्टोर शुरू हुआ, उसके गाले हुए और फिर नमस्ते तंजी भाई। तो सर आप जब मुंबई आए तो आपकी ये सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 25-30 रुपए बन जाता था। नहीं तो डांटते थे तो और स्पीड से काम करते थे। मुझे हमने ऐसी मस्ती नहीं की। पहला घर नहीं, पहले अपन दुकान करते, धंधा करते। 1990 हमने अपनी पहली दुकान किराने की शुरू की। पेपर का पूड़ी बांधने के लिए मेरे को आज भी आता है। कोई भी धंधा करते उसका रूट अपने को पता होना चाहिए कि ग्राहक ही अपना सब कुछ है, ग्राहक ही भगवान है अपना। सर ऐसा फील हो रहा है जैसे वसुदेव कुटुंबकम। नहीं, मेरी सुपरमार्केट बढ़िया दिखनी चाहिए और उसमें बेकर बहन थोड़ी मस्ती कर दी। पिताजी 2 दिन बात नहीं किया मेरे से। जैसे जनरेशन चेंज हो गया ऐसा ग्राहक की मानसिकता भी चेंज होती है ना। थोड़ा बहुत तो रिस्क खेलना पड़ेगा ना, रिस्क नहीं लेंगे तो बड़े कैसे होंगे। तो उसकी जरूरत को पहला समझना पड़ेगा। जिसको सीखने की अपेक्षा उसको अपन सिखा सकते हैं। अच्छा एक स्किल्ड है मेरे को लोगों को परखने की। ऐसे एक मेरे भी गुरु है, मेरी केबिन में मेरा छोटे में छोटा एम्प्लॉय को आने का परमिशन है कि समाज में तो बहुत कुछ है। मुझको ऐसा लगता है कि यही असली कमाई है आपकी। राग है तो सब कुछ है। उसने कंडीशन बोली मैं ऐसी होटल में रुकूंगा, ये फ्लाइट से जाऊंगा। बोले ठीक है ना बाबा चलना। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है। गुजरात मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरी कर्मभूमि है। आज की जो जनरेशन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के बच्चे में क्या पैशंस नहीं है। आपको जो करना है वो आपका गोल एक फिक्स होना चाहिए। उस समय कच्छ में पानी का बहुत प्रॉब्लम था। दुनिया में हर चीज संभव है यदि उसको शिद्दत से की गई तो। खुद को साइड में रख के सोसाइटी और देश के लिए सोचे। छोटे से धनजी भाई जो थे उनके दिमाग में तब से बिजनेस था। इंडिया के हर किचन में इंडियन चीज का मसाला। और अम्मी सर भी आ चुके हैं तो लेट्स वेलकम धनजी भाई पटेल। नमस्ते तंजी भाई, आज के इंटरव्यू में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्ते सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन का सफर कैसा रहा? अवनी जी, बचपन का सफर बोलने से मैं गुजरात के अंदर कच्छ जिले से, मतलब उसमें छोटा सा गांव है दुधई, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन वहाँ ही गुजरा है, मेरी पढ़ाई भी वहाँ ही हुई है और प्राथमिक शाला 1 से 7 तक दुधई में पढ़ाई हुआ और 1 साल के लिए मैं दुधई के बाजू में एक छोटा सा टाउन है बचाऊ, वहाँ पे मैंने बोर्डिंग में पढ़ाई की। और बाकी तो पढ़ाई के साथ खूब मस्ती की गांव में। और क्या है, आधा दिन पढ़ाई करो और आधा दिन फिर खेतों में ये वो दोस्तों के साथ मस्ती, तो वैसा चलता रहा। जैसे आपने बोला कि बचपन वहाँ पे सब गुजरा, तो वहाँ की कुछ यादें आपके साथ होगी, दोस्तों के साथ कुछ मस्ती की होगी। बचपन में तो भूषण जी यही काम था ना, आधा दिन पढ़ाई करो आधा दिन मस्ती करो। तो मस्ती में बहुत कुछ किया है। अभी पढ़ाई हो गया, आधा दिन ख़त्म हो गया तो फिर आधा दिन खेत में घूमना, ये घूमना। और गांव में आपको पता होगा कि मेले वगैरह होते थे, तो बड़े मेले के शौक थे। सिटी से तो दूर रहते, सिटी पता ही नहीं था। तो एक मतलब मेला एक अच्छा एक फेस्टिवल जैसा होता था। तो फिर पैसे की घर से तो 1 रुपये मिलना मेले से, तो अभी मेले में 1 रुपये में होगा क्या। तो मेरा एक मित्र था, अच्छा हम लोग बचपन में साथ में पढ़ते थे। और तो हम लोगों ने एक दिन आइडिया लगाया, उसने बोला वो कॉटन का रहता है ना, हकाला बोलते हैं हम गुजराती में, तो हकाले के बोरे एक खेड़ूत के उधर से लेके आते थे हम लोग। और एक वाड़ा था उधर, स्कूल हो गई, उसके बाद वाड़े में 5-6 घंटा वो कापूस उसमें से निकालने का और 2 दिन में एक बोरा दे के आने का। ऐसा 10-12 दिन करते थे तो 25-30 रुपये बन जाता था। तो काम हो गया। तो फिर वो 25-30 रुपये का मेले में एंजॉय करते थे दोनों दोस्त लोग। तो ये था एक, इस तरह से वो एक था। बाद में वो मेरा दोस्त की सिस्टर और ये लोग, हमारे पटेल में तो क्या होता है कि घर में वो गाय भैंस रहते हैं तो उसका चारा लेने को जाना पड़ता है। तो उसकी सिस्टर चारा लेने को जाती थी। तो मेरा दोस्त और मैं, हम लोग ने क्या एक वो लकड़े का पाटिया लिया और उसमें ऐसा रोड लगा के 4 बेरिंग लगा दिया और मैं आगे ऐसा बैठता था, पीछे धक्का मारता था। फिर ऐसा चला के जाते थे, खेत तक गए, उधर से वो घास का बोरा उसमें रखा और आ जाते थे।
तो वो भी एक बड़ा आनंद मिलता था। तो इस तरह से है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें है, छोटी छोटी। तो उधर तो क्या उस समय बाकी कोई समझ ही नहीं थे ना। स्कूल हो गई आधा दिन यही काम करना है, खेत में जाने का, फिर वो आमली के ऊपर चढ़ जाने का, खट्टी इमली वो तोड़ने का। फिर और एक चीज़ हम भी करते थे, वो यहाँ केस्टर बोलते, हम लोग एंडा बोलते हैं। तो एक उसकी सीजन आती थी, तो दोस्त का खेत में जाता था, एंडा के पत्ते तोड़ते थे, उसका पूड़ा बनाते थे, और 8 आने में एक पूड़ा बिकता था। तो उससे भी 10-20 रुपया, ऐसा मतलब फेस्टिवल है, जब जन्माष्टमी है, उससे घर से तो लिमिटेशन है, और 10-20 रुपया तो अभी चाहिए ना। तो वो भी हम मस्ती करते थे। वो जो गांव में जो बकरी पालते थे ना, वो लोग एंडा का पत्ते का पूड़ी खरीदते थे। तो इस तरह से भूषण जी बचपन में तो बहुत मस्ती की। बाकी खेलना कूदना, काम क्या था, कुछ नहीं। भूषण, हमने ऐसी मस्ती नहीं वही तो छोटे से धनजी भाई जो थे, उनके दिमाग में तब से बिजनेस था। बिजनेस तो आपने बोला ना, हम मेले के लिए पैसे बटोर लेते थे, तो पैसे कमाना तो एक शौक ही रहा था। और दूसरा फिर हम लोग का गांव में कैसा होता था कि एक परिवार होता था, उसमें 4 भाई है, 2 भाई यहाँ खेती करते थे, 2 भाई बॉम्बे आ गए। बॉम्बे वो भी नौकरी करते, किसी की दुकानें थी। तो साल में एक आध टाइम वो गांव में आने के, मस्त ऐसा वीआईपी का एटेजी, और ऐसा हिपी कट बाल, बॉल बॉटम बटन पट्टा, अच्छी चंपल, वो देख के अच्छा लगता था कि बम्बई वाले को तो मज़ा है। तो वो दिमाग में ख्याल तो था ही कि अपने को एंड में बॉम्बे जाना ही है, और बाकी पैसे कमाना वो तो मन में पहले से ही था। तो इस तरह से वो उनको देख देख के ऐसे इच्छाएं होती थी, बम्बई तो देखना है। और तब भी एक दिमाग में था कि बॉम्बे जाके अपने को भी कुछ करना है। तो सर, आप जब मुंबई आए तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? अभी नए नए आए तब तो चैलेंज क्या था कि अभी जैसा कि मेरे बेचर भाई मेरे से 12-13 साल 15 साल पहले ही बॉम्बे आए थे, और वो बेचर भाई पढ़ाई हो गया तो मैं बोला बॉम्बे जाना है तो लेके आए। उस समय पे तो यही था कि अपने को सीखना है। और तभी तो किराने की दुकान में बेचर भाई भी काम करते तो थे। वो पहले आए आपसे? बेचर भाई मेरे से पहले आए, फिर मेरी आर्ट की पढ़ाई होगी तो बेचर भाई मेरे को भी बॉम्बे लेके आए। तब तो सीखना था, पता तो था कि सीखेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो उस समय पे फिर वही बेचर भाई आगे, पहले आपको पता रहेगा तो देसी बनिया की किराने की दुकानें होती थी। आगे एक ऐसा टेबल लगा हुआ था मस्त, पीछे एक बाकड़ा रहता, उसमें गद्दी रहती थी, और आगे ऐसे दाल चावल के सैंपल लगाते और ग्राहक आते थे। बेचर भाई क्या वहाँ बैठ के ग्राहक, तब ऐसा था कि ग्राहक आता है, वो घर से अपनी चिट्ठी लाते हैं, वो चिट्ठी में पढ़ के इधर बोलता है तो ये चिट्ठी में लिखते हैं, तो याद ही बनाना वो बेचर भाई देखते थे। फिर वो मैं तो अंदर वो बूढ़ी बांधना, वो झाड़ू निकालना, वो स्टार्टिंग में तो यही काम होता, वो किराने की दुकान में काम ही यही होते थे। तो पूड़ी बांधते थे, झाड़ू मारते थे, कभी बोरे उठा के, तभी तो लेबर ही वही हमार सब कुछ वही करना था। तो गुनिया भी खाली किया है और पूड़ी बांधना। और फिर उसमें भूषण मेरा पूड़ी बांधने की बड़ी मास्टरी हो गई। और फिर हमारे सेठ भी अट्रैक्शन, जो ज़्यादा पूड़ी बांधेगा फटाफट ज़्यादा भरेगा, शाम को वड़ा पाव खिलाने का, तो वड़ा पाव खाने की भी मजा थी। तो ऐसा था। जो सेठ थे आपके दो, वो आपसे कैसा आपका रिलेशन था उनके साथ में? वो कैसे आपको वो सब सिखाते थे वगैरह? नहीं, वो तो बेचर भाई तो उनके साथ पिछले कई समय से थे ना, तो सेठ तो वो सेठ थे ना, तो बेचर भाई वो सेठ तो अपना सेठ जैसा काम करते थे। बेचर भाई सारा पीछू का काम सब देखते थे। और बाकी तो ऐसा फैमिली रिलेशन तो था ही, और बाकी तो देख के सब कुछ करना था। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है, कभी डांट पड़ना, ये समय पे नहीं हुआ। तब थोड़े छोटे भी थे तो थोड़ी सी मस्ती भी थी। डांटते थे तो कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ देते हैं फिर से गांव चले जाते हैं वापस, ऐसा कभी लगा? नहीं, तो डांटते थे तो और स्पीड से काम करते थे। डांट कौन सी पड़ती थी कि क्यों नहीं हुआ, क्यों फटाफट नहीं हुआ, डांट ऐसी पड़ती थी। हाँ, तो उसको और स्पीड से। करेक्ट। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं
हमें तो नक्की तो किया था कि भाई मुंबई जाके अपने को करना है, यही करना है, गांव में जाके क्या करेंगे। ऐसे समझ लेते हैं कि वहाँ पे आपका ट्रेनिंग ही चल रहा था एक हाँ बिल्कुल। जैसे। हाँ तो वहाँ से लेके पहले दुकान शुरू करने का कब तय किया, वो स्टोरी क्या एग्जैक्टली है? तो ट्रेनिंग तो 7-8 साल वो सब काम सीखना, पूड़ी बांधना, ग्राहक के साथ कैसा बात करना, वो तो सभी समझ गया था। फिर मन में एक ख्याल तो था, गांव से वो सपना लेके तो आए थे कि अपना कुछ करना है। तो उस समय पे फिर बेचर भाई से ऐसा बात हुई कि मेरे को दुकान खोलने की इच्छा है। तो बेचर भाई हाँ अपन करेंगे करेंगे ऐसा करके चल रहा था। तो फिर एक दिन मेरे को ऐसा लगा, तो मैं घर छोड़ के एक दिन चला गया सुबह सुबह घर से, पीछू परेशान। तो बेचर भाई को तो पता था, इसने बॉम्बे में तो क्या है, मुंबई में वो 4 जगह उसको पता है, उसके 4 दोस्त थे। तो मैं एक मेरे दोस्त के पास था, तो उधर आए और मेरे को समझा के लेके आए घर पे। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि ठीक है, मैं तेरे को एक दुकान खोल के देता हूँ। तो इस तरह से डिसाइड हुआ। और फिर बाजू में जहाँ हम काम करते उसके बाजू की एक बिल्डिंग छोड़ के एक सिंगल गाला। तब तो पूंजी बेचर भाई तो मेरे से काफ़ी टाइम से थे, तो थोड़े पैसे जमे हुए थे। तो पैसे से फिर वो एक दुकान खरीद ली। दुकान खरीद ली तो फिर यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे थे उनके भी बच्चे बड़े हो गए थे। तो फिर जो हमारे सेठ जी थे, सामजी भाई, उन्होंने बेचर भाई को बोला कि अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए ले, तो आप दोनों भाई अपना धंधा शुरू करो। एक्चुअली बेचर भाई का दिमाग में वो चीज़ नहीं थी, कि बेचर भाई का दिमाग में ये था कि इसको दुकान खोल के दो इलेक्ट्रॉनिक की। तब ऐसा प्लान था कि आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलो, ताकि कि वो किराने की दुकान सेठ जी की है, बाजू में सेम दुकान खोलेंगे तो थोड़े से रिलेशन ख़राब ना हो। तो सामजी भाई जो हमारे सेठ जी थे, उन्होंने बेचर भाई को बोला कि अभी आप दोनों भाई, फिर दोनों भाई ने फिर डिस्कस किया। फिर तो बोला अभी हमारी तो जिसको जो धंधे की हमें समझ है वो तो किराने के धंधे की समझ है। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि अपन किराने का धंधा ही खोलेंगे। तो उस समय पे दुकान तो खरीद ली। फिर उसके बाद हमारे पास पूंजी बची थी 27,000 रुपये। अभी उस पूंजी के अंदर फर्नीचर बनाना, माल लाना, तो फिर लेकिन एक बात ऐसी थी कि बेचर भाई के काफ़ी समय से वो हमारे सेठ जी के साथ जुड़े थे। तो सेठ जी के रिलेटिव्स और आजू बाजू के व्यापारी वो बेचर भाई को बहुत चाहते थे और अच्छे से उसको जानते थे। बच्चे लोग अच्छे हैं, मेहनतू है। तो बेचर भाई ने उसमें से 1-2 लोग, एक पोपट भाई करके थे जो हमारे सेठ जी के रिश्तेदार थे, वो और कीर्ति भाई उनके बेचर भाई के दोस्त थे। तो उनको बात किया तो उन्होंने बोला वांदा नहीं, आप चालू करो, हम आपके साथ ही देंगे पैसे। तो फिर दोनों से 25,000 रुपया उधार लिया और भी फर्नीचर बनाया, दुकान शुरू की। फिर 1990 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमने अपनी पहली दुकान किराने की शुरू की। तो उस दुकान में भी फिर कि भाई उसका नाम क्या रखे। कई लोगों ने बोला कि पटेल ट्रेडर्स रखो, कोई ने बोला कि पटेल प्रोविज़न रखो। लेकिन दिमाग में एक चीज़ तो थी कि अपने को एंटरप्राइज बनना है। फिर उस समय पे डिसाइड हुआ कि अपन पटेल एंटरप्राइज नाम रखते हैं। तो फिर पटेल एंटरप्राइज हमने नाम रखा और दुकान बढ़िया चलने लगी, क्योंकि बेचर भाई का नेचर वाइज हेल्पफुल नेचर, उनके अपने ग्राहक के लिए काफ़ी अच्छे व्यवहार, अच्छे रिलेशन से तो धंधा तो मिलने लग गया, कोई ग्राहक की कमी नहीं थी। तो डे 1 से दुकान बढ़िया चलने लगी। छोटी दुकान थी तब। कुछ हमारे साथ वहाँ काम करते थे, 1-2 बच्चे लोग हमारे साथ आए, बोला हम भी आपके साथ ही काम करेंगे। तो उस समय पे मेरे ख्याल से 6-7 लोग थे। छोटी सी एक गाले की दुकान थी। बेचर भाई जो यहाँ करते थे वो यहाँ, वो बेचर भाई गले पे बैठ के वो ज़्यादा लिखने का, मैं पीछू का काम संभालता था। और कुछ लोग थे वो डिलीवरी करना। ये पहले क्या होता था कि होम डिलीवरी करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले लोग महीने में एक ही टाइम सामान खरीदते थे कि पगार हो गया
तो सामान बहुत होता था। ये पूड़ी का क्या राज है? आपको उसमें कुछ मास्टर थे ऐसा हमने सुना है। नहीं, मैंने जो 7-8 साल उधर काम किया था, आपको बताया ना कि वो डांट पड़ती थी तो और स्पीड से काम करते थे। तो पूड़ी बांधने में मतलब पहले क्या था, ठेली भी नहीं थी। ये जो न्यूज़पेपर आता था ना, उसको हम काटते थे, वो साइज के 3-4 साइज के, पाव किलो के लिए एक कागज़, आधा किलो के लिए एक कागज़, 1 किलो के लिए एक कागज़, तो सही तोलने का। और ऐसा ऐसा बहुत स्पीड थी मेरी, बहुत मास्टरी होगी। आज भी मेरे को मतलब पेपर का पूड़ी बांधने के लिए मेरे को आज भी आता है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूड़ी बांधने से मुझे याद आया कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जो छोटे छोटे आपने काम किए हैं, पूड़ी बांधना, ये वो जरूरी है? मतलब हमारी ऐसी समझ थी कि हम जो कोई भी धंधा करते हैं उसका रूट अपने को पता होना चाहिए। तो हर काम की अपने को खुद को समझ होनी चाहिए। तो समझ होने से क्या होगा कि आपके साथ जो आगे काम करना है, साथ में काम करने वाले लोगों को भी हम बता सकते, सिखा सकते। तो वो एक हमें ऐसा लगा कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो पहला दुकान शुरू किया तब रहने के लिए क्या मुंबई में घर था अपना, या कैसे रह रहे थे तब? नहीं, उसमें ऐसा था भूषण जी के हम दोनों भाइयों ने ऐसा बैठ के सोचा, ये दुकान खरीदने के पहले, तब तो घर खरीदे उतना पैसे थे उस समय पे, तो सस्ते में मिलता था। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि घर का एक घर खरीद लो, लेकिन बेचर भाई की सूझबूझ से हमने ये डिसाइड किया कि घर तो हम कभी भी खरीद लेंगे, घर से क्या, दुकान रहेगी तो एक नहीं हम 2 घर खरीद लिए। तो हमने उस समय पे डिसाइड किया कि नहीं, पहला घर नहीं, पहले अपन दुकान करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा चलेगा तो घर तो खरीदा ही जाएगा। तो फिर ये एक दुकान की एक से बढ़ के 2 और 3 और 4 कब से होने लगी, और वो प्रोसेस कैसा था आपका? वो नहीं, पहले तो एक किराने की, एक सिंगल गाली की दुकान थी। हाँ। फिर उसमें अच्छी दुकान चल रही थी, तो जो पैसे बचते रहे थे, बचते, बाकी तो दुकान ही तो करना था, धंधा ही करना था। फिर बाजू में एक गाला था, वो खरीद लिया। तो ऐसे ही और थोड़े पैसे बचे, धंधा तो अच्छा चल रहा था। हम उस समय पे भी मतलब ये किराने की दुकान में लीडर थे, अच्छा धंधा था, क्योंकि हमें समझ थी ग्राहक को क्या चाहिए और ग्राहक के साथ हमारा क्या रवैया रहना चाहिए। वो बेचर भाई ने हमको पहले ही ज्ञान दिया था कि ग्राहक ही अपना सब कुछ है, ग्राहक ही भगवान है अपना। तो ग्राहक को उसके जो अपने से जो भी चीज़ खरीदता है वो मूल्य का उसको रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो अच्छे व्यवहार के कारण धंधा तो बढ़िया ही था, तो बढ़िया चल रहा है। तो जैसे पैसे बचते गए, ऐसे उसी दुकान को हम बड़ी करते गए। की दुकानों की बात की, तो फिर आपने पटेल रिटेल लिमिटेड वो कैसे शुरू किया? आइडिया कहाँ से आया? अवरी जी, वो तो गाले में तो बढ़िया धंधा चल रहा था। तो उस समय पे कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपको याद होगा तो, अपना बाजार करके बहुत चल रहा था। तो अंबरनाथ ईस्ट के अंदर एक हमारे दोस्त ने अपना बाजार की फ्रेंचाइजी लेके आए। तो हम लोगों ने मंथन किया कि भाई नहीं, अभी समय बदल रहा है तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अपन भी एक सुपरमार्केट खोलते हैं। तो हमने फिर जगह ढूंढना चालू किया, तो एक बढ़िया जगह हमको मिल गई और बनाया उसको। पहली दुकान, वो सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट दिल में बड़ा शौक, मैं बड़ा आर्किटेक्ट को लाया, इंटीरियर डिजाइनर, इतना शानदार दुकान बनाया। पहला दुकान था तो थोड़ा एक्साइटमेंट था कि नहीं, मेरी सुपरमार्केट बढ़िया दिखनी चाहिए। तो इस तरह से दुकान बनाया, चालू किया, और इतना शानदार रिस्पॉन्स जिसकी बात छोड़ दो, हमने सोचा भी नहीं था। पहले थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था, मतलब बेचर भाई और हम बोल रहे थे अपन अपनी लाइफ में कमाई सारी पूंजी इसमें लगा रहे हैं, तो ऐसा हौसला तो था ही, देख लेंगे। तो इतना शानदार चलने लगा। और उसमें एक अच्छा किस्सा बताता हूँ मैं। अभी सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट बोलने से वो सेल्फ सर्विस और सेल्फ काउंटर, बिलिंग सेल्फ होती है, तो ऐसा 4 काउंटर थे, भीड़ भरपूर भीड़ थी। तो उस पीरियड में गांव, मेरा मम्मी डैडी, मेरा पिताजी वगैरह गांव में रहते थे। तो वो आए गांव में और सुबह तो खुश हुए, बच्चे ने दुकान डाला है, बहुत भीड़ है। फिर वो दोपहर को उन्होंने देखा कि गले पे मेरा एक भी लड़का नहीं बैठा है, ये आदमी लोग, ये कैसा चलेगा।
उन्होंने क्या हमको गले पे बैठे हुए देखा था हमेशा, और वो गांव में रहते थे, उनको ये सब चीज़ नहीं पता थी। तो पिताजी मेरे से 2 दिन बात नहीं किया, और उसमें बेचारे भाई ने थोड़ी मस्ती कर दी। पिताजी तो उसको पूछते थे ये कैसा चलेगा, ऐसा कैसा, वो आदमी बैठा है। तो बेचारे भाई ने बोला ये इसका प्लान है। तो वो सुन के पिताजी 2 दिन बात नहीं किया मेरे से, क्या है इसको अक्ल नहीं है, ऐसा चलेगा, गला ऐसे गला रेडा छोड़ दिया आदमी के भरोसे। लेकिन आपको ट्रस्ट था? नहीं, हमें तो पता ही था ना, कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि ये समझ आ गई थी कि अपने को बड़ा करना है तो एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, सिस्टम लगानी पड़ेगी। टीम और सिस्टम काम करती है तो एक से अभी 10 दुकान खोलना है तो सब जगह में तो हम गले पे बैठ ही नहीं पाएंगे, साथ पे कैमरा में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो मेंटली हम प्रिपेयर थे, हमें पता था इस तरह से ही होगा, और बढ़िया चला दुकान। ये जो एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपने हमेशा जो पीरियड चल रहा है उस हिसाब से अपना बिजनेस चेंज किया। आप वहीं पे रह सकते थे, वो गाले वाला बिजनेस ही चालू रख सकते थे, लेकिन आपने सुपरमार्केट वाला आइडिया लाया। तो ये हमेशा एक चेंज करना बिजनेस में, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया इंट्रोडक्शन आ रहा है मार्केट में, तो वो अपनाना कितना इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। हर धंधे में ग्राहक की मानसिकता कैसे, जैसे जनरेशन चेंज हो गया ऐसा ग्राहक की मानसिकता भी चेंज होती है ना। तो अभी जो आपको वापस बताओगे, जो किराने की यादी वाले थे उनका 2nd जनरेशन आ गया, तो वो चेंज हो गया, तो उनकी मानसिकता चेंज हो गई। उसको क्या चाहिए, आपको अच्छे से धंधा चलाना है तो ग्राहक की मानसिकता, उसकी ज़रूरत को पहला समझना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत के अनुसार ही अपने को आगे अपने को खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिस्क भी है। रिस्क क्या है, धंधा देखो अवनी जी, धंधा तो थोड़ा बहुत तो रिस्क खेलना पड़ेगा ना। अभी रिस्क नहीं लेंगे तो बड़े कैसे होंगे, वो तो धंधे का नेचर है। लेकिन हौसला और शिद्दत से काम करोगे, डर क्या है। ये जो सुपर स्टोर की बात हो गई, सो इसके बाद में पटेल रिटेल लिमिटेड के आइडिया कैसे है आपके दिमाग में? प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी आपने बनाई, वो कैसे दिमाग में आया? नहीं, तो ये अभी जैसा एक दुकान हो गया, फिर हम लोग की 4-5 दुकान हो गए थे तभी, और फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी अपने को इसको बड़ा करना है, तो थोड़े से मतलब समय के अनुसार, मार्केट के अनुसार अपने को कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कंपनी में हर चीज़ काम करने का डिसिप्लिन आ जावे। और बस यही ऐसा थोड़ा दिमाग में आ गया कि अपन उसको प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। ये कब की बात है? 2007-8? हाँ, 7-8 में ही वो ख्याल आया। ओके। लेकिन उस समय रिसोर्सेज कम थे क्या? मतलब आपने मैनेज कैसे किया जब शुरुआत लोगों को लेके? नहीं, लोगों का रिसोर्स कभी कम था ही नहीं। एक जिसको पूछो हर इंसान रोते रहता, नहीं, लोग कैसे लाना वो एक अच्छी सी स्किल्ड है। तो अगले को क्या चाहिए उसकी ज़रूरत समझो और आ जाते हैं बंदे। बिजनेस नाम है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है फैमिली से लेके। हाँ, बिजनेस वो आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन उसमें बहुत सारी है चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ धंधे का पार्ट है। ठीक है, चैलेंज आएगी, सोल्व करो, आगे बढ़ो, करते करते सीखते हैं। हाँ, वो तो फिर कुछ चीज़ अपने ग्राहक सिखाते हैं, कुछ हम लोगों को देख के सीखते हैं, और खुद में परिवर्तन करो और आगे बढ़ो। बिजनेस तो है, बिजनेस के साथ में मुनाफा घाटा सब कुछ आ ही जाता है, लेकिन इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक वैल्यू होती है बिजनेस में कि मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है, मेरे खुद के विचार ऐसा है, लेकिन ये बाकी के लोगों तक आपने कैसे पहुँचाया? जो नई टीम आपने डेवलप की पटेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में, आपके साथ में काम करने वाला नंबर बढ़ गया, तो उन तक ये वैल्यूज़ आपने कैसे पहुँचाए? फिर इसमें ऐसा है भूषण जी, हमने ऐसे हमारे जैसे लोगों को ही चुना, जिसको अपने काम में इंटरेस्ट हो, या फिर उसको कुछ
सीखने की, अभी जिसको सीखने की अपेक्षा उसको अपन सिखा सकते हैं। तो मेरे को वो अच्छा एक स्किल है मेरे को लोगों को परखने की। तो अभी लोगों को सिखाया, बताया, कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी लाए जो कुछ हम उनसे सीखे। तो इस तरह से वो सिस्टम बनती गई, एक मतलब इको सिस्टम हो गई, लोग जुड़ते गए और आगे चलता गया। ये जो सुपरमार्केट का चेन आपने चालू किया तो उसके बाद में एक डीसी भी आपने चालू किया, तो उसके पीछे क्या आपका आइडिया था? तो कुछ ये दुकानें खुल गई तो हमें महसूस हुआ कि अभी जो तब तो मेरे पास लिमिटेड जगह थी, तो लिमिटेड जगह में हम काम नहीं कर सकते हैं ऐसा फील हुआ। और आगे दुकानें भी काफ़ी खुलनी थी। तो उस समय पे हमने डिसाइड किया कि अपन एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक डीसी बनावे। डीसी बोलने से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहाँ पे वो सेंट्रलाइज परचेस होता है, सेंट्रलाइज अकाउंटिंग होती है और सारा माल वहाँ आता है, वहाँ से उसको जो प्रोसेस करके छोटा पैकेट बना के हर दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा हमें ज़रूरत महसूस हुई। तो उस समय पे हमने एक MIDC में यहाँ पे एक बंद फैक्ट्री हमने खरीद ली। ये अमरनाथ में? अंबरनाथ में हमने बंद फैक्ट्री खरीद ली। तो फिर खरीदा उसको, फैक्ट्री तो खरीद ली भूषण। फिर अभी वो जो दिमाग में सोचता कि अपने को इसको सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, बाइंग, परचेसिंग, इन्वेंट्री, तो फिर सवाल आया कि करेंगे कैसा। तो हमारे एक मित्र थे जो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट में था, CEO थे, फूडलैंड कंपनी, आपको पता होगा। तो उनके रिटेल स्टोर भी थी और उनका एक कांजू मार्ग में डिस्ट्रीब्यूशन हब था। तो पहले और कंपनी में थे वो जो मेरे दोस्त थे, वो फिर इन्होंने ये ज्वाइन किया। तो हम लोग तो मिलते थे, तो उनको तो पता था कि मेरी मास्टरी है कि ये स्टेपल फूड जो अपन दाल चावल मसाले में मेरी अच्छी, क्योंकि बचपन से हम वो करते हैं, तो हमको समझ परख, कौन सा समय पे कौन सा जगह से क्या चीज़ खरीदती वो समझती। फिर उन्होंने बोला, धनजी भाई मेरे पास लोग हैं लेकिन वो सब MBA करके आए ले, उनको ये पता नहीं है दाल चावल क्या होता है। उनको तो लगता है पीला बोलने से सब दाल पीली होती है। सर तो मेरे को बोला कि धनजी भाई आपकी हेल्प चाहिए। और मेरे दिमाग बैक माइंड ये भी चल रहा था कि मुझे भी अगर मैं इतनी बड़ी DC खोल रहा हूँ तो जो प्रोफेशनल कंपनियाँ DC को कैसे हैंडल करते, सेंट्रलाइज। पहले तो अपन अपना एक सीमित छोटा सा गोडाउन में काम कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बैक माइंड था। तो बोला एक काम तो ठीक होगा, मैं उनको ये सिखा दूंगा, मैं वहाँ से वो सीख के आऊँगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो वहाँ पे जॉब ही किया? बिल्कुल, मैं 6-8 महीना वहाँ मतलब वीक में 3 टाइम जाता था, उनको लोगों को सिखाया काफ़ी। उसमें बार लगभग मैं ऑल इंडिया उनको मतलब ट्रैवल भी करवाया, मतलब कुछ राइस मिल्स वो सब दिखाया, उनको समझाया। उसमें से एक लड़का है आज भी मेरे को गुरु मानता है, वो आज कोई काफ़ी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट में है वो, लेकिन ये स्टेपल को ही वो लीड कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा सा मुझे भी सीखना था और उनको भी मेरी ज़रूरत थी। तो ये वहाँ से सीखा कि भाई बड़े गोडाउन में ऑपरेशन कैसा हैंडल करने का, सेंट्रलाइज सब कुछ करना है। और हो गया, फिर उधर से समझ के आए और 6-8 महीना में ही रहा। लेकिन 6-8 महीना बन गया हूँ तो मैं बोला मेरा मेहनत का तो मेरे को मिलना चाहिए। जो आप बोल रहे थे ना कि आपने जॉब किया, हाँ बिल्कुल। सर अभी आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं या आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं MBA करके आए हैं, तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि ये बच्चे पढ़ के आए हैं, उनको मैं कैसे मतलब सिखाऊं या कैसे उनके साथ? अवनी जी, इसमें ऐसा है कि जो MBA बच्चे, मैंने पहला मतलब फूड लाइन में मैं गया, उस समय पे काफ़ी MBA बच्चे थे एकदम फ्रेशर थे। उनको मैंने काफ़ी कुछ मतलब इंडस्ट्री एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर क्या होता है उसको क्या समझना, और वो आज मेरे मतलब मेरे गुरु मानते हैं। जैसा ऐसे एक मेरे भी गुरु है जो मिश्रा सर है,
जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत, मतलब उसका मतलब कोई तुलना नहीं है। उसमें से हमारी तो काफ़ी डिस्कस होती थी, फिर कभी डांटते थे, कभी दोस्त बन जाते थे। तो दोस्त बन जाते तब बोलते, सर मैंने तो कॉलेज नहीं देखा है, कॉलेज गया नहीं, उधर कैसा होता है। तो सर जब लेक्चर सर का होता था तो सर मेरे को बोलते, तो मेरा ड्राइवर बन के चल और तू पहली रो में बैठना। ऐसा 5-6 महीने में गया उनके साथ। और कभी ये डिबेट होती थी कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो सर मेरे को डांटते थे और बोलते थे कि तेरे में आदमी को परखने की इतनी अच्छी स्किल्ड है, किसी भी चीज़ को सही दाम लगा के उसको परख के खरीदा जा सकता है। ये उनके वर्ड थी। वो आज भी मुझे वो याद है। और आज भी मैं हाई लेवल का स्टाफ अपॉइंट करता हूँ तो मैं सर को याद करता हूँ। और एमबीए का बस वो सर से तो बहुत सारी चीज़ें, वो सर के ऊपर हम बात करेंगे तो 2 दिन लग जाएगा। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है तो राह मिल जाती है। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। ये तो हो गया, डीसी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फैमिली भी बढ़ गई, पटेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की, बहुत सारा स्टाफ आ गया। तो ये जो पटेल रिटेल लिमिटेड की वैल्यूज़ है, जो आपने एक विचार करके जो शुरू की थी, तो ये नेक्स्ट जनरेशन एम्प्लॉयज़ तक आप कैसे पहुंचाते थे और वो कैसे बताते थे उनको कि कैसे कम्युनिकेट करना है, ग्राहक के अपना सब कुछ है? तो हमने तो भूषण जी रूट से काम किया है, फ्लोर से हमको पता है। दूसरा तो हम क्या होता था कि हम एम्प्लॉय के साथ वो बॉस सेठ मालिक वाला डिस्टेंस ही नहीं रखते थे। मतलब उसको वो फ्रेंड की मिलना, कोई आके मिला, कहीं उनके बीच में जाया, पहले तो हम उनके बीच में बैठ के खाना भी खाते थे। तो वो डिस्टेंस रखा ही नहीं कभी कि मैं नौकर हूँ आप मालिक हो। तो उससे क्या होता है, वो डिस्टेंस से उसको अपनापन की फील आती है। और उनके घर में छोटे मोटे प्रसंग रहे, वो इनविटेशन देते तो हम चले जाते, तो उसको बहुत आनंद मिलता है। और एक जुड़ाव बन जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भूषण, हाँ, उस समय जब मैं पटेल एंटरप्राइज था, उस समय से कुछ लोग आज तक मेरे साथ है। तो जो छोटे बच्चे थे अभी उनको हमने शादियाँ करवा दी, उनको घर खरीदवा के दिया। तो उनको क्या है, देखो मैं जब उन लोगों को देखता हूँ ना, मैं खुद को भी उस जगह में एक समय था, तो मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ, उसका दुख दर्द मुझे पता है। तो वो चीज़ कभी आने ही नहीं दी, बॉस वाली और ये। तो क्या अपने आप लोगों को अपनापन का फील आता है। मुझको ऐसा लगता है कि यही असली कमाई है आपकी। तो जो लोग जुड़ते गए और जैसे बोलते हैं ना, कारवा बनता चला गया। तो बिल्कुल भूषण, अभी क्या है कि देखो ऑर्गेनाइज में टीम काम करती है। चलो 10 लोग है, 10 का विज़न है, लेकिन उसके अंदर टीम वर्क काम करती है। उसमें हर टीम है, हर चीज़ की है, जिसका जो जगह में उसका स्किल्ड है, वो हिसाब से टीम के बिना तो संभव ही नहीं है ना। सर, आप ट्रस्ट करते हैं एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए एक टीम वर्क होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो वो आप करते हैं। लेकिन उन लोग में कैसे वो आती है? तो आप कुछ ऐसे मतलब सेशंस रखते हैं, सब मिलते हैं? अभी रेगुलरली मिलना जुलना, अभी जैसा अभी तो हमारे इधर एक कल्चर है कि फिर महीने में जितने एम्प्लॉय है उसका बर्थडे विश करते हैं, उसमें हम चले जाते हैं उनके साथ ही केक काटते हैं। तो वैसा वो मतलब उनको ये महसूस ही नहीं होने देते हैं कि सेठ बॉस ऐसी वाली बात नहीं। आज भी अब नहीं यकीन करोगे, मेरी केबिन में मेरा छोटे में छोटा एम्प्लॉय को आने का परमिशन है। जो कंपनी रन होती है उसमें एक वुमन एम्प्लॉय जो है, उसका योगदान कैसा है पटेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में? भूषण जी, आप देखोगे तो हमारी कंपनी में काफ़ी की पोजीशन में आज वुमन काम कर रही है। और पहले से ऐसा मतलब दिमाग में रहा कि अपने को वुमन एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा अलग से एक फोकस हो, उसको एक चांस दिया जावे। नहीं समझता है तो हम कोशिश करते उसको ट्रेन करें, सिखावे। आपको मैं एग्जांपल, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो बड़े बड़े स्टोर है उसके जो स्टोर मैनेजर, वो भी काफ़ी स्टोर में मैनेजर महिलाएं हैं। आप समझते हो, मैं स्टोर में बहुत चैलेंज होता है, लेकिन अच्छे से वो हैंडल करते हैं। और हम लोग का कंपनी का ध्येय रहा है कि उनको कैसा प्रमोट करे, उसको कैसा एग्जीक्यूट करे कि ताकि
हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम मिले, उसका स्किल दिखा पावे उनका। अभी आपको एक चीज़ समझाऊँ, बहुत सारे महिलाओं में बहुत स्किल्ड होती है लेकिन वो बाहर नहीं आती है। तो इसके लिए हम लोग ऑफिस में उनके लिए कुछ इवेंट्स करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सेशन होते हैं। तो कंपनी का यही दे रहा है कि महिला को कैसा आगे लाया जाए। जैसे अभी आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, वैसे ही समाज के बारे में भी आपका कुछ एक देना बनता है। पटेल लिटिल लिमिटेड का एक जिम्मेदारी बनती है, तो वो कैसे होता है, वो काम कैसे आप? अभी भूषण जी, इसमें ऐसा है ना कि समाज ने तो बहुत कुछ दिया। आज जो भी है हम वो समाज से ही है ना। लोग हमारे पास आएंगे, हमारा धंधा चलेगा, हमारे ग्राहक है, वो ग्राहक है तो सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक फ़र्ज़ बनती है कि हम समाज और सोसाइटी को कुछ देवे। साल में 2 टाइम ब्लड डोनेशन कैंप हमारा इन हाउस प्रीमाइसेस में ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में ब्लड कलेक्ट करके हम ब्लड बैंक वाले को देते हैं। और दूसरा, जहाँ पे हमारा अंबरनाथ, वहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल होता है। शिवरात्रि के दिन एक यात्रा होती है, यात्रा बोले मेला होता है, तो बहुत कूड़ा कचरा होता है। तो वो आज कहीं टाइम से, बहुत काफ़ी साल से, उसका पूरा उस इलाका या एक गांव का पूरी सफाई पटेल लिटिल की टीम, पटेल लिटिल का मैनेजमेंट सब मिलके हम करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी एक्टिविटी समाज के प्रति, कोई फेस्टिवल है या फिर कोई शैक्षणिक प्रोग्राम है, तो उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। और यहाँ फिज़िकल सहाय की ज़रूरत है वहाँ फिज़िकल सहाय करते हैं, या फाइनेंशियली हेल्प करनी वहाँ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। धनजी भाई, आप 1500 किसानों के साथ जुड़े हैं, उससे भी ज़्यादा। तो पटेल लिटिल लिमिटेड जो कंपनी है वो उनके साथ खड़ी है, तो उनके बारे में कुछ बताइए, वो क्या कर सकते हैं? और अभी हमने जो गुजरात में फैक्ट्री लगाई दुधई, जो मेरा नेटिव प्लेस है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो पहले हमें ये पता नहीं था। पहले क्या, हम बॉम्बे से गांव जाते थे तो एक स्टेशन से उतरते थे, घर चले जाते थे। तो ये पता नहीं था कि वहाँ एग्रीकल्चर का इतना बड़ा स्कोप है। तो एक समय पे मेरा एक मित्र है राजकोट में, तो पहले क्या है, राजकोट काम रहते थे तो बॉम्बे से राजकोट जाते थे, वहाँ से काम खत्म करके बॉम्बे आ जाते थे। तो हम लोग का एक कंसाइनमेंट का काम चल रहा था भुज में। अच्छा। तो मेरा मित्र और हिमांशु करके है, तो उसके साथ बाय रोड हम लोग राजकोट से भुज गए। तो रास्ते में देखा इतना सारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप है। सोचते गए, पूरा रास्ता बातें करते गए। तो जो उधर भुज काम था वो काम ख़त्म किया, तो रिटर्न हम आ रहे थे। तो उस रूट पे मेरा गांव भी आता है, जो दुधई हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक फेमस चाय का होटल है रोड के ऊपर ही। वहाँ गाड़ी पार्क की, बैठे, चाय पिया। चाय पीते पीते उसने मेरे को आइडिया दिया कि अपन इधर एग्री का रिलेटेड फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल लगा सकते हैं, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ एग्री रिलेटेड या एग्री की आइटम्स का इतना प्रोड्यूसर होता है। तो मन तो बन गया था। फिर वहाँ से बॉम्बे आया। बॉम्बे आके फिर घर पे बेचर भाई को बोला कि मेरी यार ऐसी इच्छा है। हाँ, बोला ठीक है, अच्छा है, उसमें क्या है। तो फिर थोड़े 2-4 फ़ोन घुमाए, ब्रोकर नेटवर्क को एक्टिव किया, ऐसी मैं जगह देख रहा हूँ। तो उसने एक जगह मेरे को दिखाई। बाकी तो मेरे को गांव का नक्शा तो दिमाग में था कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। तो हमने 4-5 दिन के अंदर वो जगह का डिसीजन लेके उसको खरीदने का निर्णय ले लिया। फिर वो खरीदा उसको, फिर उसको बनाने के लिए 1 साल लगा। तो उस बीच में दिमाग में, जो आप खेडूतों की बात करें, तो बेसिकली मैं खेडूत परिवार से हूँ। तो घर में पहले से मामा, डैडी, पापा ये सब बातें करते थे कि यार खेती में कुछ होता ही नहीं है। क्या है वो, अभी हमारे गुजराती में कहावत है, ખેતીમાં ઢોરા અને છોરા જ મોટા થાય, એનાથી વધારે કાંઈ ન થાય.
तो वो तो दिमाग में थी, तो फिर ये ऐसा दिमाग में चला कि अपन फैक्ट्री उधर खोल रहे हैं, तो हमको तो फार्मर के साथ ही काम करना है। तो फैक्ट्री चालू किया। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा उधर तो क्या है, सब गांव के रिश्तेदार जानने वाले थे, तो थोड़ा हमने भी होशियारी किया, थोड़ा ज्ञान बांटना चालू किया। तो उसमें मेरे ही रिश्तेदार, कोई मेरा मामा चाचा, मेरे को बोला क्या तेरे को अक्ल है क्या, तूने कभी खेती की है क्या, ऐसा थोड़ा होता है। तो बोला ठीक है आप देखो तो सही कैसा होता है। तो हमने फिर उनको एक दिमाग में थी कि पहले क्या होता था कि कुछ छोटे छोटे ब्रोकर खेडूतों से कुछ भी दाम में माल खरीद के जाते हैं, समय पे पैसे नहीं देते हैं, फिर वो बहुत सारी क्वालिटी में चोरिया है, वो तो दिमाग में था, हम सुनते थे घर में। तो पहला तो अपना काम ये था कि खेडूत को ये सब चीज़ से हम कैसा एक अच्छा उसको दाम देवे, अच्छा प्राइस दे के, वो दिमाग में फैक्ट्री लगाने का सोचा। तो वही, तो फिर हमने एक वहाँ पे मेरे एक मैनेजर को अपॉइंट किया कि वो फैक्ट्री हैंडल करेगा। लेकिन सर एक सवाल आ रहा है कि उस समय कच्छ में पानी का बहुत प्रॉब्लम था और आप एग्रीकल्चर किसानों के साथ काम कर रहे, तो वो आपने कैसे सॉल्व? नहीं, ये लोगों की समझ नहीं है। कच्छ, कच्छ बोलने से आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो पानी की किल्लत है ना, कच्छ का एक पार्ट में है। तो जो आपको मालूम है कच्छ रण, आप नाम सुना कि वो बेल्ट में पानी की किल्लत है, जहाँ पे जो हम जो जैसा कि अभी हमारी फैक्ट्री या हमारा गांव, उस बेल्ट में कभी भी पानी की किल्लत नहीं थी। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम छोटे थे तब हमारे घर में नल थे, कुएं थे, पानी नहीं भरते थे और पूरा दिन पानी में आता था। तो उस बेल्ट में पानी की कभी किल्लत रही नहीं। और अभी तो वहाँ नर्मदा, मोदी जी ने नर्मदा कैनल लेके आए, तो किसान भी खुशहाल है। ये जो फैक्ट्री वहाँ पे बनी तो टेक्नोलॉजी भी साथ में आई होगी, तो अभी वो कंपनी, वो जो फैक्ट्री, वो कैसे काम करती है? वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है या? जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टाइम टू टाइम पहले लगाया था, बाद में चेंज हो गया कि अभी तो वो चेंज होते रहता है समय के अनुसार। क्योंकि एग्री में क्या होता है कि एग्री में फार्मर का जो प्रोडक्ट है उसका कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे आपने अच्छी मेहनत की तो आपका अच्छा क्वालिटी का आया, और कोई भाई ने कम मेहनत की तो फिर वो समय पे माल देख के वो डिसाइड किया जाता है। तो वो हिसाब से जिस तरह से प्रोडक्ट है उस तरह से थोड़ा बहुत मशीन में उस चीज़ों में चेंजिंग चलते रहता है। वो जैसे कि धनजी भाई, हमने अभी तक डिस्कस किया कि गुजरात से शुरुआत हुई, मुंबई में आए, एक छोटा स्टोर शुरू हुआ, उसके गाले हुए, और फिर एक सुपरमार्केट चेन डेवलप हुई पटेल्स आर मार्ट के नाम से। तो उसके बाद में पटेल्स रिटेल लिमिटेड का सफ़र शुरू हुआ और फिर गुजरात में फैक्ट्री हुई। इसके बाद में हमको पता चला है कि और एक सेक्टर में आपने एक कदम रखा जो इंटरनेशनल मार्केट में था, और उसके बाद में कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट ही आपका घर बन गया था, ऐसे भी हमने सुना है। तो वो स्टोरी क्या है एग्जैक्टली? भूषण जी, जब ये सब तो सुपरमार्केट्स के काम बढ़िया चल रहे थे और उस समय पे क्या हमारी बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो कुछ जो दूसरे मार्केट में एक्सपोर्टर थे वो हमसे माल लेने लग गए कि भाई माल दो, क्योंकि बाइंग अच्छी होने के कारण प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, तो हम काफ़ी एक्सपोर्टरों को माल देते भी थे। तो फिर बीच में ऐसा एक ख्याल आया कि हम लोग क्यों एक्सपोर्ट ना करें। तो फिर लोगों से इंटरनल घर में चर्चा की और फिर ठीक है सोचा कि चलो अभी कुछ एक्सपोर्ट में कुछ नया करने जाते हैं। तो दिमाग में आया, एक्सपोर्ट का काम चालू किया और थोड़े बहुत इधर उधर कांटेक्ट जोड़ जाड़ के एक कंटेनर का ऑर्डर मिल गया मेरे को। और पहला कंटेनर मेरे को याद है, किशमिश जो होती है उसका एक कंटेनर का मेरे को ऑर्डर मिला। वो थ्रू रेफरेंस ये वो ऑर्डर तो मिल गया। एक्सपोर्ट सुना था लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का काम होता है, वो नहीं थी इतनी समझ मुझे। तो ऑर्डर ले लिया, कंटेनर लोड कर दिया, अभी डॉक्यूमेंट बनाना है। मालूम नहीं है कहते भेजना।
नहीं मालूम, इतना मालूम है कि भाई माल खरीदने का, उसको लेबलिंग करने का, क्लियरिंग एजेंट को पकड़ा, वो कंटेनर लाया, स्टफ़ किया, कंटेनर हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो इसके एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो कंट्री का नॉर्म्स का हिसाब से। तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि अभी अपन कैसा करेगा। तो एक मेरा दूसरा दोस्त है, उसको मैंने बात किया कि मैंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है और मैंने एक कंटेनर भर भी दिया है। अभी इसका पेपर वर्क कैसा बनाने का, ना तो मुझे इतनी ज़्यादा समझ है, ना यहाँ मेरे पास उस काम के लिए ऑफिस में कोई बंदा है। तो मेरे को याद है होली का दिन था, मैंने उसको सुबह फ़ोन किया, बोला ठीक है मैं होली ख़त्म करके नहा के अपन मैं एक बंदे को मिलाता हूँ। तो बोला ठीक है। दोपहर को यहाँ से गाड़ी निकाला, गया थाना, उसको साथ में लिया और हम लोग गए मुलुंड। जो मेरा दोस्त का कोई दोस्त था, वो कोई एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। बस बैठे उनके पास, थोड़ा डिस्कस किया और बंदे को मैंने कन्विंस कर लिया कि मेरे साथ जुड़ जाओ। हाँ बोला जुड़ जाऊंगा, लेकिन बोलता मेरे को नोटिस पीरियड है जिस कंपनी में काम करता हूँ। तो मैंने ठीक है, काम आप नोटिस पीरियड तक वहाँ करो, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट आप बना के दोगे। तो उनका नाम था मोहन भाई। तो उन्होंने वो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए और वो शिप पे चला गया दुबई। फिर तो मज़ा आने लग गई, बोला ये तो बढ़िया काम है। तो मेरे पास और एक जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा था, मिस्टर भंडारकर करके, उन्होंने फॉरेन में काफ़ी काम किए थे दूसरी कंपनी में, तो उनको सब पता था। मैं तो पहला बार फॉरेन जाने का, मेरे को पता ही नहीं। तो मोहन भाई तो अभी तक जुड़े नहीं थे। तो मोहन भाई को बोला आपने को दुबई जाना है, कुछ ऑर्डर लाने हैं। मोहन भाई भी थोड़ा वो साफ वाला ऐसा रुतवा, उसने कंडीशन बोली मैं एसी होटल में रुकूंगा, ये फ्लाइट से जाऊंगा। बोला ठीक है ना बाबा चलने। उससे मेरे को बोला कि उधर थोड़ा मेरे को शॉपिंग कराना पड़ेगा। मैं बोला वो भी करा दूंगा। तो फिर हम गए, थोड़ा दुबई गए और उनका सोर्स था वो, क्योंकि एक्सपोर्ट कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर का काम कर रहे थे। तो उनके मैं बोला तुम्हारी पुरानी कंपनी का कुछ सोर्स होगा ना, वो ग्राहक को मिला था मेरे को। तो हुई अच्छी खासी मीटिंग, उसमें 2-4 पॉजिटिव कॉल भी मिल गए। फिर उसके ऊपर काम चालू किया, फिर वापस आ गए। फिर मोहन भाई का उधर का जो नोटिस पीरियड पूरा हो गया तो मेरे साथ वो जुड़ गए। फिर जो आप बोल रहे थे ना कि एयरपोर्ट ही आपने घर बना लिया, तो फिर ट्रैवल प्लान किया। तो थोड़ा सा मतलब उस समय पे मतलब थोड़ा सा बजट ये वो सब, क्योंकि धंधा करना है, मैं घूमने तो जा नहीं रहा था, तो बजट को ख्याल में रख के हम लोग ने ट्रैवल शेड्यूल किया। तो भूषण जी वो ट्रैवल हम ऐसे ही करता था। अभी ऐसा कि बॉम्बे से आज फ्लाइट ली, दुबई गए, दुबई सुबह पहुंच गए। तो घर से तो नहा के गए थे, तो नहाने की तो आवश्यकता नहीं थी। पूरा दिन काम किया दुबई में। फिर मोहन भाई को बोला अभी अपन चाहते बेरिन, टिकट बनाया रात को बेरिन का। तो कुछ 2-3 बजे फ्लाइट थी, एयरपोर्ट में चले गए, फिर बाकड़े में बैठे, कॉफ़ी पिया, कुछ केक बेक खाए और एक आधी झपकी मार ली। फिर फ्लाइट पकड़ के बेरिन गए। तो बेरिन में मोहन भाई के कुछ जानने वाले थे, तो बोला पर नहाने की अपनी व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ नहा धो के उधर 4-5 लोगों को मिले और पूरा दिन काम किया उधर। फिर वहाँ से मोहन भाई को बोला अपन ओमान जाते हैं। तो वही रात को वापस एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट में कुछ थोड़ा टाइम ऐसा झपकी मारा, फिर ओमान आए। तो ओमान में भी उनके कोई कॉन्टेक्ट्स थे और अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ओमान में हमको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो मेरे को थोड़ा सा और एक्साइटमेंट आ गया कि नहीं ये काम तो अच्छा जा रहा है। तो फिर ओमान किया उधर। वो ओमान में जिसके काम किया उस ग्राहक के साथ आज भी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो बस ये जो आप बोल रहे थे कि एयरपोर्ट ही अपने घर बना लिया, तो ये काफ़ी ऐसे
काफ़ी हमने ट्रैवल ऐसा किया। अच्छा, उसमें दो चीज़ थी, थोड़ा सा टाइम भी बच जावे और थोड़े से खर्चा भी पैसा भी जावे। बच जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो धंधे का तो हिसाब है ना। सर लेकिन अभी तो आपकी बहुत सारी पहुंच है बहुत सारे देशों में, तो आपके लिए अभी क्या मतलब बड़ी सीख? अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी तो अवनी जी, आज हमारी ऑफिस में पूरी टीम ऑर्गेनाइज हो गई। उसमें मार्केटिंग की टीम है, जो एक्सपोर्ट मैनेजर है, और ऑपरेशंस की अलग टीम हो गई, डॉक्यूमेंट की अलग टीम हो गई। तो अभी हमने काफ़ी कंट्रियों में अपना काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा एक तो हमारी अच्छी बाइंग के कारण थोड़े से प्राइस अच्छे होते हैं, और इतना टाइम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एक समझ है कि ये ग्राहक का क्या नीड है, उस कंट्री में क्या कंप्लाइंस करना होता है, वो सारी लीगल टीमें ही बैठी है। तो काफ़ी हम लोग लगभग मोटा मोटा 30-35 कंट्री में हम लोग आज काम कर रहे हैं, और वेस्ट साइड में भी अच्छी हमारी पकड़ है। मैं भूषण सर से पूछना चाहूंगी कि रिटेल और एक्सपोर्ट्स मतलब अभी आप दोनों कर रहे हो, तो उसमें जो अभी की टेक्नोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट दोनों जगह पे? अभी काम बड़ा हो गया, रिटेल्स इतना बड़ा हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो नो डाउट्स टेक्नोलॉजी तो लगेगी। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि हम अच्छे में अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हमारे पास इन हाउस आईटी की टीम है, जो टाइमली जो भी सॉफ्टवेयर साइड में सपोर्ट हो या फिर रिटेल साइड में सपोर्ट हो, क्योंकि रिटेल में तो सारी चीज़ ऑनलाइन चलती है। तो वो टेक्नोलॉजी के लिए हमने टीम बैठाई है कि जो समय के अनुसार जो नई टेक्नोलॉजी आवे उसको हेडअप किए। आपने जो दूसरी फैक्ट्री के बारे में बात की थी, तो वहाँ भी ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड रेगुलरली होता रहता है, वो कैसे काम करता है? जो पहली फैक्ट्री चल रही थी उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट थे, मतलब कुछ हदूदे में 2-3 प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी तो हम एक्सपोर्ट में इतने कंट्रियों में काम कर रहे, तो हमें समझ आ गई कि ये प्रोडक्ट आज हम उस समय पे हम बाहर से खरीदते थे और एक्सपोर्ट करते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इन हाउस प्रोसेस करें। तो उस पीरियड में हम लोग अभी वेस्ट में काम करते थे। वेस्ट में बोलने से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो उधर के अपने उनके जो एफडीआई के रूल होते हैं फूड एंड ड्रग्स के, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमने ये प्लान किया कि वो कंट्री के रूल्स को फॉलो करके हम प्रोडक्शन करना है। तो हमने जो ये दूसरी जो फैक्ट्री लगाई, इस बहुत टेक्नोलॉजी उसमें, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लगाई है। हर चीज़ में एफिशिएंसी कैसा ज़्यादा आवे, एक्यूरेसी कैसा ज़्यादा आवे, एग्जैक्ट क्वालिटी आवे, और उनके जो देश के नियम है वो नियम के अनुसार हमारा प्रोसेस होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने हेडअप की। अभी उस फैक्ट्री में मेरा इन हाउस बड़ा लैब है, जो टेक्नीशियन लोग इन हाउस ही है। पहले क्या होता था कि हर चीज़ लैब या सैम्पलिंग करने के लिए बाहर भेजना पड़ता था, तो अभी वो सारा इन हाउस हो गया सर। अभी कोल्ड स्टोरेज हमने इन हाउस बना दिया बड़ा, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग इन हाउस अभी डेवलप कर दी है। तो कम्प्लीटली हमने वो फैक्ट्री एक यूरोपियन स्टैंडर्ड, आप फैक्ट्री में एंटर करोगे तो आपको मतलब फैक्ट्री वाली फील नहीं आएगी। वो मेरा एक सोच था कि फैक्ट्री में जाके फैक्ट्री वाली फील नहीं आनी चाहिए, एकदम कोई हम अच्छी हिल जगह में आए हैं, ऐसा एनवायरनमेंट हमने उधर क्रिएट किया है। ताकि उसमें क्या होता है कि मेरे जो एम्प्लॉय है उसको भी थोड़ा काम करने का आनंद मिले, कि सारा दिन वही मशीनों में काम कर रहा है, तो वो 10 मिनट के लिए बाहर आ जाएगा तो उसको फ्रेश लगेगा कि नहीं, मैं गार्डन में टहल रहा हूँ, आजू बाजू का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, लोगों को मज़ा आवे, और जो हमारे क्लाइंट साइड से जो उनका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होवे, कंपनी को मज़ा आवे, मैनेजमेंट को मज़ा आवे। ये फैक्ट्री जो है इसी से जुड़ा हुआ और एक वर्टिकल है अपना पटेल रिटेल लिमिटेड का, वो है इंडियन चस्का। तो ये फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है और वो वहाँ से जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो प्रोडक्ट आप बाहर भेजते हो यहाँ पे भी मिलता है। तो ये इंडियन चस्का क्या है, वो नाम ही बहुत सुन के मुंह में पानी आ जाता है। अभी ये दूसरा फैक्ट्री के पीछे मेरा एक ही गोल था कि हमको इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे ही काम करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पहला, कोई भी फैक्ट्री का पहला होता है रॉ मटेरियल। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल प्रोसेस इन हाउस कर दिया।
रॉ मटेरियल प्रोसेस इन हाउस होने से क्या होता है, क्वालिटी पे अपना कंट्रोल रहता है। तो और हमने जो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है ग्राइंडिंग में, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको यही समझ होगी कि वो एक हैमर मिल होती है, उसमें पीसने का और पाउडर निकलता है, नहीं, ये सब मसाले हैं। मसाले का। लेकिन हमारे फैक्ट्री में क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी हमने लगाई है। क्रायो ग्राइंडिंग काम क्या करती है कि जो मसाला हम ग्राइंड करते हैं उसके अंदर मसाला हम लोग -190 टेम्परेचर में से पास करके वो प्रोडक्ट को इतना कूल करके लेके जाते प्रोसेस में, ताकि वो जब ये ग्राइंडिंग होता है तभी 2800 आरपीएम में वो ग्राइंड होता है, तो इसके अंदर बहुत हीट जनरेट होती है। तो ये जो अपना क्रायो ग्राइंडिंग का है ना, वो इतना प्रोडक्ट को ठंडा करके लेके जाता है कि वो आरपीएम में घूमने के बाद भी हमारे मसाले गर्म नहीं होते हैं। गर्म नहीं होने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो उसके मूल तत्व है, अरोमा हो गया, वॉलेंटाइल ऑयल हो गया, वो जो इनटेक रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं ताकि जो भी हमारा मसाला बने उसके अंदर जो एक्चुअल उसकी स्वाद, सुगंध बरकरार रहे। तो ये प्रोसेस है मेरा। तो हमने ये थोड़ा सा बाकी लोग करते उससे थोड़ा सा अलग से किया है। और आपको बोला नहीं कि पहला कोई भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का सोचते, ये रॉ मटेरियल का मेरा सेटअप हो गया। अभी उसको अभी हमको वैल्यू एड में लेके जाना था। तो हम लोग का जो पाउडर ग्राइंडिंग का लाइन था उसमें हमने कंज्यूमर पैक में इंडियन चस्का करके ब्रांड में हमने वो काम चालू किया। अभी इंडियन चस्का नाम, तो नाम के लिए कुछ वो जादू मंत्र नहीं होता है, ऐसा ही सोचते सोचते दिमाग में आ गया भाई, ये दम दिमाग में आया। हमारी इंटरनल टीम है, 4 लोगों के साथ बैठा, यार ये मेरे को नाम अच्छा लगता है। तो सभी ने हाथ ऊपर किया, अच्छा लगता है तो बोला इसको कंटिन्यू करो। तो उसका जो आगे लीगल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चालू किया और हम 3-4 महीने से उसको डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च किया, काफ़ी टेरिटरी में आ गए रहे। और हम लोग का पैन इंडिया प्लांट है। और पहला उसमें हमने बीच में एक ख्याल आया, ठीक है एक्सपोर्ट तो है ही, 150 करोड़, डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है। तो हमने पहला ये कॉल लिया कि हम नहीं, पहला इंडियन चस्का को डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो अब डोमेस्टिक मार्केट भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर के साथ बात करते करते ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपके साथ यूएस कनाडा सब जगह घूम के आई और ऐसा लग रहा है म्यूजियम हम भी सर के साथ जुड़ जाए तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा सर। हमने जी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, जितना भी सीखो। फिर भी हम भी आज भी सीख ही रहे हैं। मुझको लगता है कि ये सब जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस के एक कोर है जो फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो आप ये बाकी सब काम तो करते रहे, बहुत बिजी रहते होगे, लेकिन वे फैमिली टाइम कैसे मैनेज करते हैं फिर? देखो, समय अपने हाथ में, हमें ये समझे कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है। तो जो कंपनी को, धंधे को टाइम देना वो उनको देते, फैमिली को टाइम देना वो फैमिली को देते। लेकिन घर में कभी गुस्सा होता है कि टाइम पे नहीं आए? नहीं, उनको पता है हाँ हाँ कि भाई काम कर रहा है, काम करेंगे तो ये आगे। अभी गुजराती परिवार है तो भाई कमा के लाएंगे तो आगे सब कुछ होएंगे। तो वो ऐसी मानसिकता नहीं है घर में। और मेरी फैमिली में काफ़ी, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है। उसने तो मेरे को तब से देखा कि बीच में तो भूषण जी ऐसा पीरियड था कि मैं साल में 6 महीना फॉरेन रहता था। एक कंट्री करके हफ्ता भर रुका, वो बैग तैयारी रहती थी, दूसरा कंट्री, क्योंकि मेरे को पूरा स्प्रेड करना था। तो वो घर में वो एनवायरनमेंट था, उनको समझता, तो वो वाली दिक्कत नहीं है। इतने बड़े जर्नी में 30 साल के जर्नी में एक एक करके फैमिली मेंबर्स बिजनेस में जुड़ते गए। तो उन्होंने क्या स्टार्टिंग में क्या काम किया? वो डायरेक्टली मैनेजर रोल पे गए या उन्होंने भी सब कुछ सीख के उसके बाद में ही वो टॉप लेवल ज्वाइन किया? जो स्टार्टिंग में जो किराने की दुकान थी, तो उस समय पे मेरा भांजा, मेरी बड़ी सिस्टर का लड़का भरत, वो आया बॉम्बे। उसने भी कुछ 8
9 तक पढ़ाई की और बॉम्बे आ गया। तो उसको तो वही जो मैंने ट्रेनिंग ली थी, पहला पूड़ी बांधने से सीखो सब कुछ, तो उन्होंने पहला से पूड़ी बांधने का ये सब काम किया, काउंटर पे काम किया और डिलीवरी भी करने जा रहे थे वो। फिर उस बीच में महेश जो मेरा सिस्टर का दूसरा लड़का है उसने ज्वाइन किया। तो वही प्रैक्टिस वही थी कि भाई ज़मीन से पहला काम सीखो, सब कुछ काम सीख गए। कभी गलतियाँ करते, डांटता भी था, थोड़े बच्चे नाराज़ हो जाते थे, फिर वापस प्यार से समझा देते थे। तो उसके बाद हीरेन जो बेचर भाई का बड़ा लड़का है वो पढ़ रहा था, तो हमने जब पहली सुपरमार्केट खोली उस समय पे पढ़ाई के साथ वो स्टार्टिंग में तो जुड़ा था हेल्प करने के लिए कि चाचा को कुछ हेल्प कर दूं मैं, लेकिन वो जुड़ गया तो फिर वो उसी में कंटिन्यू हो गया। उसने भी वो स्टोर मैनेजर का काम किया स्टार्टिंग में। फिर अश्विन एक मेरा भांजा है वो जुड़ा। तो प्रैक्टिस तो बच्चे लोग को स्टार्टिंग से जो नीचू के काम सब सीखना करना वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जैसा ऑर्गेनाइज बड़ा होते गया तो वैसा फिर अभी मतलब भरत भाई, फिर एक जो हमने दूसरा या तीसरा सुपरमार्केट खोला तो एक सुपरमार्केट के स्टोर मैनेजर करके उन्होंने काम किया, महेश ने भी स्टोर मैनेजर करके काम किया। तो फिर बाद में वो टीमें जुड़ती गई, तो फिर ऐसा लगा कि अभी फ्रंट की टीम हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये भरत भाई या फिर महेश भाई फिर वो बैक एंड में इन्वॉल्व हो गया। बैक एंड में बोलने से जो परचेस करने का काम, अभी जैसा कि महेश भाई आज की तारीख में महेश भाई रिटेल स्टोर का फ्रंट एंड सारा वो लीड करते हैं, जो आज 45 स्टोर से उसको लीड करते हैं। और भरत भाई बैक एंड में सब कुछ वही देख रहे हैं आज। तो स्टार्टिंग में तो वही उन्हों को जो ग्राउंड में काम करना है वहाँ से सीखना है वो सीखा, और ज़रूरत के अनुसार वो फिर आगे अपने काम को आगे दूसरे को सौंपा, फिर खुद और एक दूसरे काम दूसरे पड़ाव की तरफ चले। तो फिर मेरा लड़का फिर राहुल पटेल पढ़ रहा था उस समय पे, फिर वो MBA करने को लंदन गया। तो वहाँ से लंदन से MBA उसका थोड़ा बहुत बाकी रह गया, उसमें कोविड आ गया उसको, तो वापस इंडिया आ गया। फिर 1-2 साल इधर देखा, फिर उसको मैंने 2 साल फैक्ट्री गुजरात फैक्ट्री में रखा। उसको ये बोला गया कि आपको अगर कुछ ग्राउंड के ऊपर सीखना है तो आपको वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा। तो गया दुबई, अच्छे से वो खेडूतों के साथ मिलना। फैक्ट्री में तो सबसे बड़ी चैलेंज होती लेबर वाली, लेबर को हैंडल करना, प्रोडक्शन देखना, इतनी बड़ी टीम को कोऑर्डिनेशन करना। तो 2 साल उन्होंने भी फैक्ट्री पे काम किया कच्छ में। फिर अभी उसके बाद वो एक अपने डिवीज़न को लीड कर रहे, भरत भाई एक अपना डिवीज़न को लीड कर रहे, महेश भाई अपने एक डिवीज़न को लीड कर रहे, और बाकी तो अभी सब प्रोफेशनल टीम आ गई लिए, सब अच्छे से उसको सब मिल के, और टाइम टू टाइम डिस्कस होती है हर समय के अनुसार क्या मार्केट में डिमांड है, क्या करना है, कैसा करना है। तो वो सब चीज़ के लिए अभी प्रोफेशनली मेंटेन हो रही है सब चीज़ें। सर, आपका जन्म गुजरात में हुआ और आप इतने सालों से मुंबई में काम कर रहे हो, तो मतलब आपके दिल के करीब क्या है? अवनी जी, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप बोला गुजरात से आप बॉम्बे में आए, गुजरात मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मुंबई मेरी कर्म भूमि है। मेरे को दोनों भूमि से बहुत कुछ मिला है, और उसका ऋण मैं आज कोई ना कोई रूप में दे रहा हूँ। जैसा गुजरात में मैंने फैक्ट्री इसलिए लगाई कि मेरे को मेरी जन्मभूमि का ऋण देना था, तो वहाँ हमने फैक्ट्री लगाई ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो दोनों हमारे दिल से बहुत करीब है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन ज़्यादा करीब है, दोनों बहुत दिल से करीब है। सर, ऐसा फील हो रहा है जैसे वसुदेव कुटुंबकम, सही है? बिल्कुल सही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवनी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको तो पहला ये मैसेज है कि आपका गोल एक फिक्स होना चाहिए। आज के बच्चे में क्या पेशेंस नहीं है,
वो मॉल गए, एक चीज़ देख के आए, फिर उसमें दिमाग लगा देते हैं, दूसरे दिन पिक्चर देख के आए, उसमें से कुछ चीज़ लेके उधर दिमाग लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो करना है वो आपका गोल एक फिक्स होना चाहिए। सीधी बात है नहीं, अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस रूट और ये ट्रेन पकड़नी है, तब तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो आज का जनरेशन का यही प्रॉब्लम है कि उनको हर दिन नई चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को कामयाब करना है तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए। गोल फिक्स है तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दुनिया में हर चीज़ संभव है यदि उसको शिद्दत से की गई तो। आई होप कि आपका जो मैसेज है वो हमारी युवा जनरेशन तक पहुंचे। बिल्कुल। अवनी जी, मैं आपको इसमें एक बात और, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो MBA करके आए हैं, उनको पता नहीं होता है, तो मैं उसको पहला तो उसको समझता हूँ कि तेरी हॉबी क्या है, तू क्या करना चाहता है, आपका रोल मॉडल कौन है, वो हिसाब से मैं उसको पीच करता हूँ और उसको गाइड करता हूँ कि तेरे लिए जो तेरी सोच है उसको एनालिसिस करता हूँ और बोलता हूँ तेरे को ये काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आपकी दिलचस्पी उसमें है। तो काफ़ी बच्चे आते हैं तो ये सब देता हूँ, उसमें काफ़ी बच्चे लोग कामयाब हुए और आज अच्छी पोजीशन पे है। कुछ भी हो जाए सर, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा तो लगता है, और ये पैसा आपके लिए कैसे मायने रखता है? भूषण जी, मैंने तो ग्राउंड से सब चीज़ें की है, तो पैसे का महत्व क्या है मुझे पता है। लेकिन पैसा उस समय पे जो भूख थी पैसे की, तो तभी क्या सपने छोटे थे, तो आज तो सपने बड़े हो गए। सपने बड़े हो गए थे मतलब कि अभी खुद को साइड में रख के लोगों, सोसाइटी और देश के लिए सोचे तो आगे कारोबार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पावे। ये बस पैसे का, बाकी तो अभी उसके तो, मायने बदल गए हैं पूरे। हाँ, अभी पैसे के मायने बदल गए, अभी वो वाले चीज़ नहीं रही। ये जो इन हाउस ब्रांड है इंडियन चस्का मसाला, इसके बारे में आपका क्या विजन है? भूषण जी, ये जो इंडियन चस्का ब्रांड है, हमने इसको हर एज ग्रुप को ध्यान में रख के इसकी जो टेस्ट, स्वाद को बनाया है। तो हम एक दिल से चाहते हैं कि इंडिया के हर किचन में इंडियन चस्का मसाला हो। मैं चाहूँगा कि आपका जो ये विजन है और आपका जो सपना है ये जल्द से जल्द पूरा हो और इंडियन चस्का हर घर में हमको देखने को मिले। आपने जो आज हमारे साथ बातचीत की, आपने जो आपका विजन हमारे सामने रखा और आपके विचार मुझको लगता है कि आने वाले बहुत सारे पीढ़ियों को एक प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। भूषण जी, मेहनत करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।